नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। सभी का टारगेट विद पार्थ में स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। मतलब जीव विज्ञान विषय के तहत जितने भी PYQs हैं जो RO ARO और संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब को कंप्लीट करेंगे। 2001 से लेकर 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के PYQs हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सभी विषयों के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जीव विज्ञान है। इसके बाद पर्यावरण बाकी रह जाएगा, यूपी स्पेशल और इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर मैल्कोलॉजी। तो दोस्तों कीटों में देखिए टो है, इस तरह से देखिए टो। ऐसे ही दोस्तों एंटोमोलॉजी में भी टो है, तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बाकी मत्स्य इक्थियोलॉजी दोस्तों, मत्स्य की संरचना मतलब मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी जैसे एक्वाफिना, आपने देखा होगा कि एक बोतल आती है पानी की, उसका नाम होता है एक्वाफिना। तो एक्वाफिना मतलब पानी की बोतल होती है। ऐसे ही यहाँ पर इक्थियोलॉजी, इसमें भी देखिए इक लगा हुआ है, तो इससे जोड़ के आप इसको याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी दोस्तों कीटों का अध्ययन कहलाता है और पैरासिटोलॉजी जो है वो परजीवियों का अध्ययन कहलाता है और मैल्कोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन को दोस्तों सेरीकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि को हार्टिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और एपीकल्चर जो है दोस्तों वो मधुमक्खियों की जो कृषि है, मधुमक्खी पालन है, उसको एपीकल्चर कहा जाता है। और विटीकल्चर दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। आप इन चारों को देखेंगे तो पाएंगे कि साइकोलॉजी सबसे अलग है। बाकी तीनों का संबंध जो है वो बायोलॉजी से है। साइकोलॉजी का संबंध बायोलॉजी से नहीं है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। डायनासोर थे क्या दोस्तों? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी या फिर पेलियोजोइक एम्फीबिया या फिर मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप हुआ करते थे। ये मेसोजोइक इरा में थे। मेसोजोइक इरा जो है 3 भागों में बटा हुआ है, ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में जब महाद्वीपों के जुड़ने की घटना हुई, महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियां विलुप्त हो गईं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों उस समय ऑक्सीजन गैस जो है वो उपस्थित नहीं थी, मतलब अनुपस्थित थी। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, सरीसृप, पक्षी या स्तनपायी। तो सील जो है दोस्तों वो एक स्तनपायी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मकड़ी और मच्छर। तो दोस्तों इनमें मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। कीटों में दोस्तों 6 टांगें होती हैं, लेकिन मकड़ी में जो है स्पाइडर, SPIDER
DER स्पाइडर, या फिर इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं देवनागरी लिपि में स्पाइडर। तो ये डा उठाइए और इसको जोड़ दीजिए परस्पर, तो देखिए 8 बन गया ना। 8 टांगे होती हैं मकड़ियों में, तो मकड़ी कीट नहीं है। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। चिबुकास्ती दंत के, तालु दंत के, श्वानीय दंत के, या फिर जंबिका दंत के। मतलब जीव से संबंधित दांत होते हैं उनको जंबिका दंत कहते हैं। तो जो सांप होते हैं उसके जहरीले दांत जो हैं वो जंबिका दंत का रूप होते हैं। तो इस तरह से आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले। घरेलू मक्खी, खटमल या तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन। हिरन भी नहीं होगा दोस्तों इसमें, तोता भी नहीं होगा, सीधे खारिज। कुत्ता भी नहीं होगा, हालांकि प्रहरी अपना काम करते हैं लेकिन इनको इस ग्रुप में नहीं रखा जाता है। तो बचा कौन? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये रात्रिचर होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन वी जो है सही हो जाएगा। रात्रिचर जंतु जो हैं वो रात में घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं और दिन में आराम करते हैं। इनमें श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं, इसीलिए ये अपने ऑब्जेक्ट को ठीक ठाक से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हालांकि नज़र इतनी तेज नहीं होती लेकिन घ्राणेंद्रियां और श्रवण मतलब सुनने और सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उल्लू, कीवी, मच्छर, चमगादड़ ये सब रात्रिचर हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं। गलत है दोस्तों, नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। केवल मादा रक्त चूसती हैं, सही है। मादा पौधों का रस चूसती हैं, नहीं दोस्तों, नर जो मच्छर है वही पौधों का रस चूसता है। तो इस तरह से तीसरा भी गलत हो जाएगा। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। इसके डैने बड़े नहीं होते, डैने मतलब डंक जो घुसाता है, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो आपको अभी ऊपर बताया है कि केवल मादा ही रक्त चूसती है। अब रक्त चूसने के लिए क्या, डैना जो है बड़ा होना चाहिए तभी अंदर घुसेगा बढ़िया से। तो नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, यही सही है। तो इस तरह से कथन 2 और 5 ही सही हैं, बाकी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना दोस्तों, उसका संग्रह अंग तना है। अदरक का भी है, आलू का भी है, शकरकंद का नहीं है, याद रखिएगा। तो आलू जो मिट्टी के अंदर होता है वो तने का ही रूप होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोम है, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन और तना। केसर जो है दोस्तों वो बीजों से संबंधित नहीं है। केसर पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ना कि बीज से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अभी ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, तना, बीज, जड़ या फिर फल। तो आलू का तना जो है वही खाने योग्य होता है जो कि मृदा के अंदर होता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्ती, छाल, जड़ या फिर पुष्प? कुनैन जो है दोस्तों वो सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है। मलेरिया दोस्तों आप जानते ही हैं परजीवी की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं।
कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात हो रही है। सिनकोना, एलोवेरा। तो दोस्तों ये सिनकोना से प्राप्त की जाती थी। लेकिन दोस्तों ये क्लोरोक्विन की बात हो रही है यहाँ पर। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा पौधे की छाल से प्राप्त नहीं की जाती है। इसको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टेस से, पके फल के लैक्टेस से। तो बिना पके फल के लैक्टेस से अफीम प्राप्त किया जाता है। जब फल कच्चा होता है तभी उसमें चीरा लगा दिया जाता है और चीरा लगने के बाद उसका जो दूध निकलता है वो जम जाता है। बाद में उसी को सुखाकर इकट्ठा कर लिया जाता है, वही अफीम कहलाता है। अफीम के लिए आपको गोल्डन क्रिसेंट, पिछली कक्षा में अचूक मार्ग सामग्री में आपको बताया, गोल्डन क्रिसेंट 3 देशों को मिलाकर गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण होता है। अफीम, आपको ट्रिक भी बताया था। अफीम, अफीम, अफ का मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और ई का मतलब ईरान। अफीम इन पॉकेट, पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। तो इन 3 देशों के समूह को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। और ऐसे ही दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है किनको? 3 देशों के समूह को जो अफीम का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से? एक तो लाओस हो गया एल, दूसरा म्यांमार हो गया, और तीसरा हो गया है थाईलैंड LMT। इन तीनों को ही गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एजोला एक है दोस्तों क्या? जलीय फर्न, एल्गी, बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं। एजोला एक जलीय फर्न है जिसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। इसके साथ मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। मतलब नील हरित शैवाल और एजोला दोनों को यदि मिला के धान के खेत में डालते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बढ़ जाता है। आपने देखा होगा खेत में काई लग जाती है, इससे खरपतवार भी नहीं होते हैं, और इसके साथ ही पानी ज़्यादा समय तक रुकता है। जिन लोगों ने धान के खेत देखे होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अभी ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। साल्विनिया, टेरिडियम, एजोला, मार्सिलिया। तो ऊपर भी आपको बताया एजोला जो है वो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बहुत ही बच्चा सवाल है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, या फिर सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, या फिर जल का। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल का बना होता है, क्योंकि मानव शरीर में 70% जो है वो जल होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बोमर, स्टेपीज, मैलियस, या फिर इनकस। तो स्टेपीज जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। यदि पूछ लिया जाए सबसे बड़ी हड्डी तो वो हो जाएगी फीमर, जो कि मानव की जंघा में होती है, जांघ में होती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन,
या फिर रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों आर्थोप्लास्टी जो है वो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आर्थो जहाँ पे लगा हो तो समझ जाना हड्डियों की बात हो रही है, तो ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या फिर सीमेंटम। तो दंतवल्क को जो है दोस्तों हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कहा जाता है। इसी को इनेमल कहते हैं, याद रखिएगा। इनेमल जो हमारा हिस्सा जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो इनेमल होता है। ये इतना कठोर होता है कि यदि इसको वज्र से टकराया जाए, फौलाद से अगर इसकी टक्कर कराई जाए तो चिंगारियाँ पैदा हो जाती हैं। ये किसका बना होता है ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दोस्तों जैसे ही हमारे मुंह का पीएच वैल्यू जो है दोस्तों वो 7 से कम होती है तो हमारा जो मुख है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय हो जाने के कारण दोस्तों बैक्टीरिया वगैरह अच्छे से पनपते हैं और दांतों के रोग लगना शुरू हो जाता है। दांत काले होने लगते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, इवन दांतों में गैप भी होने लगता है। तो प्रॉपर जो है रात को मंजन करके सोया करें। सुबह को करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना सोने के बाद ज़रूरी है, मतलब सोने से पहले ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग सो जाते हैं तो बैक्टीरिया आराम से चारों हाथों से, मतलब दोनों हाथों जितने भी हाथ होते हों, पूरी तरह से शिद्दत से अपना काम करते हैं। तो रात सोने से पहले ज़रूर पेस्ट किया करें। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक बात और है, जब कोई टर्म समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश रूपांतरण जरूर देखा करें। इसमें लौह होता है, यह रक्त, अच्छा रुधिर वर्णिका क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। इसमें लौह होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यही गलत है दोस्तों। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है। तो तीसरा वाला गलत है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है लाल, क्यों दोस्तों? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, दूसरा वाला तो सिरे से खारिज हो रहा है, या फिर हीमोसाइनिन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का या फिर जो आरबीसी हैं उनका रंग लाल होता है, रेड ब्लड सेल्स। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, कौन सा? सार्वत्रिक दाता दोस्तों सूर्य जो है वो अपनी किरणें पूरे विश्व को देता है, ठीक। सूर्य की तुलना जो है आप ओ से कर दीजिएगा। तो जिस तरह से सूर्य अपनी किरणें सभी को देता है, उसी तरह से जो ब्लड ग्रुप होता है ओ, ये सूर्य की तरह काम करता है। इसी को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके ठीक विपरीत ए जो है बी से कहता है इधर आओ, अपने पास बुलाता है, तो ए बी हो जाता है। ए बी मतलब जो बुलाता है सभी को, जितने भी डोनर हैं सब चले आओ, सबको ले लूँगा। तो ए बी जो है वो सर्वग्राही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त जो है चढ़ाया जा सकता है, किसको? जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इस तरह से ए बी सर्वग्राही है क्योंकि ये सबको बुलाता है। जैसे बी को ए बुलाता है, ए से कहता है बी यहाँ आओ, ठीक वैसे ही जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है, रोगी है, पेशेंट है, वो और ग्रुप वालों को बुलाता है कि आओ, सब के सब चले आओ और मुझे डोनेट कर दो, अपना ब्लड मुझे डोनेट कर दो। ऐसे ही ओ जो है वो सबको देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ जो है वो डोनर है।
लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है, याद रखिएगा। 120 दिन जो है इनका जीवन होता है, 120 दिन। और ये तिल्ली या फिर प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहाँ पर नष्ट होती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरवीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, कब्रगाह या कब्रिस्तान। जैसे प्रयागराज या दिल्ली जवानी का कब्रिस्तान है, कब्रगाह है, वैसे ही प्लीहा जो है वो आरवीसी का कब्रगाह है। एक समान 70% किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों रक्त की कुल मात्रा 5000 ml होती है, या फिर 5 लीटर जिसको कहें। RH फैक्टर या फिर RH कारक का नाम संबंधित है किससे? कपी से, मानव से, बंदर से या फिर चूहा से? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उन्होंने बंदर में RH फैक्टर की खोज की थी, याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? रसाकर्षण, श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन? तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे जो हैं दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल और वातावरण से CO2 लेकर क्या बनाते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और CO2 उत्सर्जित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, CO2 कंज्यूम करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से? तो यह ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको अभी ऊपर बता ही चुका हूँ, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा जरूरी है, CO2 जरूरी है ही, ऑक्सीजन निकलती है जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो आपको पहले भी बताया था, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी? रेड कलर की, लाल रंग की, वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो लाल रंग जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और C, इनको पढ़िएगा बसा मतलब चमड़ी। तो B और C जो हैं दोस्तों ये बसा में घुलनशील नहीं है, याद रखिएगा। B C को बसा पढ़िएगा, लेकिन ये बसा में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं जल में। तो विटामिन B और C जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। विटामिन B और C जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। इसीलिए दोस्तों विटामिन B और C की कमी जो है व्यक्ति में जल्दी हो जाती, क्योंकि मूत्र के माध्यम से जो है इनको व्यक्ति त्याग देता है। इसलिए B और C खूब कंज्यूम करिए। तो इस तरह से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? A, B, C या फिर D? तो B और C जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। तो इस तरह से B और C दोनों सही होने चाहिए। जी हाँ। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, दूध, खट्टे पदार्थ जो हैं दोस्तों विटामिन C के स्रोत होते हैं। घी और दालें, तो इसमें कच्चे फल
और ताज़े, कच्चे और ताज़े फल जो हैं इसके बढ़िया स्रोत कहे जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? आलू, संतरा, गन्ना, चुकंदर। तो संतरा जो है दोस्तों वो विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। आंवला, नींबू, संतरा में भी ये पाया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, आयोडीन के, कैल्शियम के या फिर सोडियम के? तो विटामिन सी जो है दोस्तों वो लौह के अवशोषण में मदद करता है। यदि विटामिन सी की कमी है तो चाहे जितनी भी आयरन से भरपूर चीज़ें खाइए लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम को अवशोषित करता है। तो यदि विटामिन डी की कमी है तो चाहे जितने भी कैल्शियम से प्रचुर आप खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करिए लेकिन वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। तो इसलिए यदि विटामिन डी नहीं है तो हड्डियाँ, अस्थियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करा करिए। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन विटामिन है दोस्तों, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। थायमिन विटामिन बी की बात हो रही है, ये बेरी। विटामिन डी सूखा रोग के लिए जिम्मेदार होता है, इसकी कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। और विटामिन के जो है दोस्तों वो बंध्यापन से संबंधित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। विटामिन ई जो है वो बंध्यापन के लिए विटामिन ई की कमी से बंध्यापन या फिर नपुंसकता आती है। कैसे याद रखना है? विटामिन ई मतलब इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी कहाँ लग जाती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, आदमी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मतलब फिर जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ई का मतलब इमरजेंसी किस पर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, मतलब नपुंसकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन डी की कमी से वर्णांधता और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता मतलब एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से वर्णांधता नहीं दोस्तों बल्कि रिकेट्स होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी जो है वो सुखंडी रोग के लिए जाना जाता है, सूखे की बात हो रही है, सूखा रोग की। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन ए की कमी से गठिया और विटामिन बी1 की कमी से बेरी। तो विटामिन ए की कमी से गठिया रोग जो है वो नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके स्रोत दिए गए हैं। विटामिन सी दोस्तों खट्टे पदार्थों में मिल जाएगा, तो डी का 2 हो जाएगा, खट्टा नींबू होता है। तो देखिए डी का 2 हो सकता है एक से ही मिल जाए आंसर, लेकिन नहीं मिल रहा है। विटामिन सी नींबू से संबंधित हो जाएगा। विटामिन ई जो है दोस्तों गेहूं के भ्रूण तेल से प्राप्त किया जाता है। तो सी का 1, डी का 2 और विटामिन के जो है दोस्तों विटामिन के किस में पाया जाता है जरा देखते हैं, सी का 1, डी का 2। तो इस तरह से आप 2 ही अगर सही कर लेते हैं तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ज़रा देख लेते हैं के में मुझको भी कन्फ्यूजन था। विटामिन के जो है दोस्तों अल्फाल्फा एक घास होती है जो अमेरिका के मैदानों में पाई जाती है।
अमेरिका में पशुओं को खिलाई जाती है, वजन बढ़ाने में बहुत कारगर होती है। विटामिन डी किसमें? कार्ड यकृत तेल में पाई जाती है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण के तेल में पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मतलब खट्टे फलों में नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा आंवला, संतरा ये भी विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में पाई जाती है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो आपको ऊपर बता चुका हूँ, ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6 या फिर विटामिन सी। तो विटामिन बी6 जो है वो सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायक है। आपने देखा होगा कि अक्सर देखे हुए सपने हम लोग भूल जाते हैं, तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। आपको ऊपर भी बताया है, विटामिन बी और सी इनको कहते हैं वसा। मतलब ये वसा में होते नहीं हैं, वसा से अलग, मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होंगे तो शरीर में भंडारित नहीं होंगे। तो बी तो है नहीं, फिर है क्या इसमें? सी। दिए गए विकल्पों में विटामिन सी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन वी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों विटामिन बी12 जो है वो आंत के जीवाणुओं द्वारा पैदा किया जाता है और इसके साथ ही विटामिन के भी मानव की आंत में संश्लेषित होता है या फिर पैदा होता है। तो इसके दो आंसर सही हैं। एक तरफ रोग दिए गए, दूसरी तरफ कारण दिए गए हैं। रतौंधी दोस्तों ए की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है और स्कर्वी मतलब सी करवी। जैसे कहते हैं ना गद्दारी करवे, तो वैसे करिए सी करवे। सी करवे मतलब स्कर्वी और सी आ रहा है मतलब विटामिन सी, ऐसे याद रखिएगा। तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी से संबंधित हो जाएगा। बेरी बेरी जो है, जहाँ बेरी बेरी वी पहले आता है लेकिन इस बी के बजाय इसको याद रखिएगा। तो वेरी वेरी मतलब विटामिन बी। तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो आंसर जो है आपको सी सही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में पैदा होता है? बहुत ही बच्चा सवाल है, आप सभी को पता भी होगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो विटामिन डी जो है दोस्तों वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या फिर लाइसिन। तो ग्लूटीन जो है दोस्तों वो रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। मतलब जो उसमें जो मतलब आटा जो है वो चिपचिपा बनता है गूंथने के बाद, वो किसके कारण होता है? वो ग्लूटीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, लोकाट, करौंदा, अमरूद। तो जामुन में जो लौह है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फेरस की बात हो रही है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 या फिर विटामिन बी2। तो विटामिन बी12 में दोस्तों कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। और कोबाल्ट ऑक्साइड आपको रसायन विज्ञान में पढ़ाया है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो
कांच के काले रंग के लिए प्रसिद्ध होता है। और कोबाल्ट जो है दोस्तों वो कैंसर के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट। तो इस तरह से विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खराब हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा? तो दोस्तों अभी आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, बैक्टीरिया के द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है। दही बनना मतलब दूध का खराब हो जाना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है दोस्तों? सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूध का खट्टा होना जो है दोस्तों वो लैक्टिक एसिड मतलब दही जम जाना, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। दूध से दही बनने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है? तो लैक्टिक एसिड। अब जब लैक्टिक एसिड होगा तभी दूध दही में बन जाएगा, और दही होता है खट्टा, तो दूध के खट्टेपन के लिए लैक्टिक एसिड जिम्मेदार है। फलों का पकना जो है दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, एथिलीन जो गैस है इसका इस्तेमाल फलों को पकाने में किया जाता है। अब बचा हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा? कैल्शियम फास्फेट, चौथा। और यही कैल्शियम फास्फेट जो है वो इनेमल में भी उपस्थित होता है। इनेमल जो दांत का कठोर पदार्थ होता है उसमें भी उपस्थित होता है, इनेमल में। और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरेप्सिन। तो जो रेनिन एंजाइम है दोस्तों ये दुग्ध को पचाने में सहायक होता है, लेकिन याद रखिए ये केवल और केवल बच्चों में, यहाँ तक कि शिशुओं में ही स्रावित होता है, वयस्कों में ये नहीं होता है। रेनिन नहीं पाया जाता है जो कि दूध के पाचन में आवश्यक होता है। दूध में एक प्रोटीन होता है उसको कहते हैं केसीन। इसी सब जो आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इकट्ठी करके इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इसीलिए जो थंबनेल है आपने उस पर लिखा पाया होगा PYQs विद MDA। तो समीक्षा अधिकारी का तो हम लोग कर ही रहे हैं। इससे पहले हम लोग PCS प्री का पूरा साल मेंस सहित आपको पूरा का पूरा घटना चक्र से उपलब्ध कराया गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आपको चाहिए तो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक भी दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएस, जाइमेज। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा पेप्सिन। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश ना होकर महाराष्ट्र हो गया, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश हो गया है। फसलों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन सब पर एकदम लेटेस्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है, आप लोग देख सकते हैं। फसल हो गए, खनिज हो गए, ये सब हमको लगता है एक एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, तो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे MDA करते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करते हैं। बाल एवं नखों में जो है दोस्तों केराटिन प्रोटीन होता है।
और जो बाल और नख होते हैं दोस्तों, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण इनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है और रक्त का प्रवाह ना होने की वजह से इनको काटने पर दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पर केराटिन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बालों और नाखूनों में उपस्थित होता है। अब देख लेते हैं, केराटिन तो एक प्रोटीन हो गया है जो बाल और नाखून में है। ऐसे ही दोस्तों कैरोटीन एक है। कैरोटीन, इसकी वजह से जो गाय का घी है वो पीला होता है, पीला दिखाई देता है, कैरोटीन। और ऐसे ही है दोस्तों एक केसीन। ये दुग्ध प्रोटीन है, जिसकी वजह से दूध का धवल रंग दिखाई पड़ता है, सफ़ेद होता है। तो ये जो केसीन है ये दुग्ध प्रोटीन है। इसके पाचन के लिए रेनिन एंजाइम, अभी आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, रेनिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे केसीन क्या है, कैरोटीन क्या है और केराटिन क्या है। कंफ्यूज मत होइएगा। अब इनकी व्याख्या में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विटामिन B1 रेटिनॉल? जी नहीं, विटामिन B1 जो है वो थायमीन होता है। रासायनिक नाम विटामिन B1 का थायमीन होता है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन A का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो यही जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, बाकी और देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन B सही हो जाएगा। बाकी विटामिन C का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबाल्मिन होता है। रासायनिक नाम भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अमीनो अम्ल की बात आ रही है, अमीनो एसिड्स की बात आ रही है। ये प्रोटीन का सरलतम रूप होते हैं। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है। तो जहाँ अमीनो एसिड्स की बात आए उसका मतलब होगा प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? केला, दाल, मछली या फिर अंडा? तो दिए गए विकल्पों में अंडा जो है अमीनो एसिड्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लौह, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर लोहा? तो लोहा तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कैल्शियम होगा, याद रखिएगा, कैल्शियम। यदि अन्य तत्वों की बात करी जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है मानव रक्त में, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन। देखिए ऑक्सीजन प्राणवायु है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जल, जिसमें हाइड्रोजन होता है, ये ज़रूरी है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वही सबसे ऊपर हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो क्रॉनिकल मैगजीन से पूरी एक प्लेलिस्ट में आपको उसका अभ्यास करने के लिए MCQs जो क्रॉनिकल मैगजीन में दिए गए हैं वो सब आपको मंथली उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मारक सवाल हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज या फिर प्रोटीन? तो वसा जो है उसके चयापचयी प्रक्रम से, मतलब पचने से हमको अधिकतम ऊर्जा मिलती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो भोजन का प्रमुख अंग होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। गाय का दुग्ध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? आपको पहले ही बता चुका हूँ।
केसीन के साथ कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दुग्ध जो है वो पीला दिखाई देता है। और केसीन एक प्रोटीन है जिसके पाचन के लिए रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो केवल शिशुओं में ही पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टेल वर्ड को पकड़िए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होता है, तो पहला ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन से संबंधित होता है। खाने का नमक सोडियम से संबंधित होता है। बचा क्या? कपड़े धोने का सोडा, इसका संबंध पोटेशियम से नहीं होता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, कपड़े धोने का सोडा। इसको जो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, गंधक, जिंक, मैग्नीज। तो लोहा जो है दोस्तों वो, माफ़ कीजिए, गंधक जो है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी सभी सूक्ष्म तत्व हैं। जो मानव और जंतुओं के शरीर में जो खनिज तत्व होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, लघु या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें कौन कौन है? लोहा, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और क्रोमियम इत्यादि। वहीं दीर्घ तत्व दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? कैल्शियम, जिससे शरीर हमारा बना है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सब दीर्घ तत्वों की श्रेणी में आते हैं। हार्मोन और स्रावित ग्रंथि, कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टास्टेरॉन। टेस्टास्टेरॉन दोस्तों पुरुषों के वृषण से, जो जननांग है जिसको टेस्टिकल कहते हैं, टेस्टिकल, अब इसमें टेस्ट लगा है ना, टेस्टिकल वृषण, तो ये टेस्टास्टेरॉन से संबंधित है, तो बी का 4 हो गया है। इंसुलिन जो है दोस्तों वो आग्नाशय से स्रावित होता है। जो लैंगरहेंस की दीपिकाएं हैं उनकी बीटा सेल से ये निकलता है। याद रखिएगा पिछली बार पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो बीटा कोशिकाएं। तो डी का 2 और बी का 4, देखते हैं 2 ही में आंसर मिल जाए चाहे। डी का 2 और बी का 4, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है दोस्तों वो महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। हार्मोन, किस हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इसमें जो है टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों से संबंधित हो गया, थायरॉक्सिन पुरुष और महिला दोनों से संबंधित है। बचा कौन? एस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन, ये स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जैसे कोई चीज़ सामने आती है तो एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है, उसी हार्मोन को दोस्तों इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन क्या कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है, जो कि एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होता है, उसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। वही हार्मोन हमको बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे ही सामने शेर आया तो तुरंत रोंगटे खड़े, धड़कने तेज, मतलब शरीर को फिर जितनी एनर्जी है, जितना पोटेंशियल है, पूरे पोटेंशियल से आदमी भागता है। तो ये एड्रीनल हार्मोन की वजह से होता है, इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। परितृप्त
एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला, ऑप्टिक लोब। तो हाइपोथैलेमस मतलब थैला में प्यास लगना, भूख लगना, परितृप्ति का मतलब भूख से संतुष्टि की बात हो रही है, ये सब हाइपोथैलेमस थैले में रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब जो हैं हाइपोथैलेमस में होते हैं, मतलब दिमाग के थैले में रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। और उन्हीं थैलों से तुरंत निकाल लेता है बाहर और हम लोग उसी के अनुरूप क्रिया करने लगते हैं। भूख लगी, दिमाग ने हाथ डाला थैलेमस में, थैले में, और निकाला, सामने ला दिया और लगे खाने पकौड़े। तो जो थैले में रखने वाली चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस में रहती हैं, भूख, प्यास इत्यादि। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। पीसीएस प्री में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाओं द्वारा, अल्फा या फिर बीटा? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कारण है, अब जैसे ही कारण आए तो वैसे एक शब्द लगाइए, क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो दोस्तों मेलाटोनिन आप लोग जानते ही हैं, एक ग्रंथि होती है शरीर में, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, यही मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि निद्रा और जागने का नियंत्रण करता है, हार्मोन है मेलाटोनिन। तो जब ज़्यादा स्रावित हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी आदमी को। तो ये हार्मोन केवल और केवल रात में निकलता है, रोशनी में नहीं निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनियल ग्लैंड से निकलता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है, इसलिए इस पर प्रकाश या फिर अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। मेलाटोनिन रात का हार्मोन इसको कहते हैं, प्रकाश में इसका स्रावन नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सत्य किंतु आर असत्य हो जाएगा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, या फिर खरपतवार के नियंत्रण के लिए? तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए। गूटी मतलब दाब की बात हो रही है, जैसे कोई पौधा है ये, और इसकी कोई शाखा यहाँ से लिए और उठा के यहाँ पर मिट्टी से दबा दिए, इसी को कहते गूटी लगाना। और कुछ दिनों बाद यहाँ पर जड़ें निकल आएंगी और यहाँ से इसको काट दिया जाएगा और इस पौधे को दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? वानस्पतिक प्रसारण होगा। तो गूटी लगाने का कार्य जो है वो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स, या फिर लिथियम बाइकार्बोनेट। तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। चुकंदर जो है दोस्तों, चुकंदर से चीनी निकलती है। शहद जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से संबंधित होता है। कपास सेलुलोस, दुग्ध लैक्टोज। देखते हैं इसमें क्या बताना है, सही का चयन करना है। चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, कपास में सेलुलोस होता है, दुग्ध में लैक्टोस होता है। तो चारों कथन ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जेजी मेंडल, हेकल, रोनाल्ड रॉस या फिर डार्विन। तो रोनाल्ड रॉस ने यह बात बताई कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये तो रोनाल्ड रॉस हो गए, रोनाल्ड रॉस। ऐसे ही थे एक जॉन साल्क। जॉन साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ या फिर परजीवी के कारण होता है, और इसका वाहक कौन होता है दोस्तों? एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, याद रखिएगा। सिलिकोसिस एक है दोस्तों गुर्दा संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या अव्यवस्थित तंत्रिका। तो सिलिकोसिस जो है दोस्तों वो फेफड़े संबंधित बीमारी है, आंसर सी हो जाएगा। धूल के कण जो हैं दोस्तों जब फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं तो इसको सिलिकोसिस कहा जाता है। ये प्रायः जो वस्त्र उद्योग वगैरह इनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो इससे पीड़ित रहते हैं। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है रोहिणी, पोलियो और चेचक से बचाव के लिए, पोलियो, रोहिणी या फिर टिटनेस से बचाव के लिए, चेचक, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए, रोहिणी, कुकर खांसी या टिटनेस से बचाव के लिए। तो दोस्तों चेचक, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी, माफ़ कीजिएगा, रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी टीके की डोज दी जाती है। रोहिणी को ही डिप्थीरिया कहा जाता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन या एफएसएच हार्मोन या फिर एडीएच हार्मोन। तो दोस्तों एडीएच हार्मोन जो है वो वृक्क से मूत्र की निस्तारण की मात्रा को नियंत्रित करता है, एडीएच हार्मोन। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। तो आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कोबाल्ट जो 60 है वो क्या करता है? कैंसर का उपचार करता है। कोबाल्ट जो है दोस्तों वो विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट के साथ दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच के नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, नीलो रंग कांच का। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह कौन सा प्रोटीन है? एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन या फिर एमिलाइड लैप्टिक प्रोटीन। तो दोस्तों प्रीकर्सर प्रोटीन जो है वो मानव में अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। अल्जाइमर रोग वाले व्यक्ति का सिर हिलने लगता है, उसकी जो याददाश्त है वो कम हो जाती है और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन पे भी नियंत्रण उसका घटता चला जाता है। एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखते हैं। ल्यूकीमिया जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? बोन मेरो, मस्तिष्क, मांसपेशियां, लसिका ग्रंथि या फिर रक्त कोशिका। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो वाइट ब्लड सेल्स के बढ़ जाने से होता है, रक्त कैंसर होता है। ये जो है रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। सीधे आंसर में चलते हैं। ल्यूकीमिया दोस्तों श्वेत रक्तता ये बोन मैरो से संबंधित है, देख लीजिएगा। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जापानी एंसेफेलाइटिस कहते हैं जिसको, जो कि गोरखपुर में खूब पाया जाता है, GKP।
फाइलेरिया लसिका ग्रंथि से संबंधित है और मलेरिया रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको रट जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों अचूक मार्ग सामग्री क्लास को फटाफट कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है। प्रिंट निकलवाइए, वीडियो चलाइए और खटाखट जितने समय में वीडियो कंप्लीट हो उतने समय में उसको पढ़ जाइए। इसके बाद दोस्तों हम लोग 30 दिसंबर तक के ही करंट अफेयर्स को 31 दिसंबर तक के ही करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद 4 से 5 तारीख तक घटनासार आ जाएगी, उसको निचोड़ के आपको दे दूंगा, बस उस घटनासार को कर लीजिएगा और ये जो अचूक मार्ग सामग्री है इसको कर लीजिएगा। कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो MCQs करा रहा हूँ वो ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन से करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हिंदी और करंट अफेयर्स इनको खूब बढ़िया से तैयार कीजिए। स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, ये इसका थोड़ा इंग्लिश वाला अगर वर्जन मिल जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें इसके टेल वर्ड को हमको याद रखना नहीं है लगा है। आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, आप सभी जानते हैं कि जो टीबी होता है वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चाहे ये 3 हमको पता हों या फिर ना पता हों, लेकिन हमको एक पता है तो हम यही पकड़ ले रहे हैं। टीबी जो है, क्षय रोग जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इन्होंने अन्य रोगों की व्याख्या भी नहीं की है, सीधे टीबी पर ही आए हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? रक्त में ट्यूमर पता करने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। सोडियम 24 जो है दोस्तों वो रक्त व्यतिक्रम की जांच करने में इस्तेमाल होता है। बचा कौन? आयोडीन 131, ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से संबंधित है। तो इस तरह से जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका या फिर रेट्रो? H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू का कारक है, याद रखिएगा। और जो H1N1 है दोस्तों वो स्वाइन फ्लू का कारक है, ये भी याद रखिएगा, H1N1। लेकिन H5N1 बर्ड फ्लू से संबंधित है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृत बीजियों से। तो कवकों से सर्वाधिक प्राप्त किए जाते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। तो दोस्तों इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या फिर ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से? जी हाँ दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, जिसको सीसी मक्खी भी कहते हैं, इसकी वजह से ये रोग होता है जिसमें व्यक्ति को अधिक निद्रा आती है। एड्स का कारण क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा? आप सभी जानते हैं HIV वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक या फिर कीटनाशक? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों सफ़ेद एक पदार्थ होता है जो ज़्यादा चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाने से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके जमा हो जाता है इस तरह से। तो रक्त का प्रवाह जो है वो कम होने लगता है और हृदय घात और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं व्यक्ति को हो जाती हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो खसरा भी विषाणु जनित है,
रेबीज भी विषाणु जनित है, पोलियो, टीबी विषाणु जनित नहीं है। टीबी जो है ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अधिक रक्तस्राव। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लोहे की कमी से एनीमिया या फिर रक्तक्षीणता बीमारी हो जाती है, एनीमिया। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य होती है। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना रहेगी? दोस्तों 0%, क्योंकि वर्णांधता जो है दोस्तों इसका वाहक स्त्रियां होती हैं और वर्णांधता वाला व्यक्ति जो है वो कलर जो है उनमें अंतर नहीं कर पाता है। थोड़ी इसकी लंबी व्याख्या है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस। तो इसमें दोस्तों हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होता है। इसको लीवर की सूजन भी कहते हैं, लीवर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, गेरुई रोग गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। आलू की पत्तियां जो हैं वो झुलसा जाती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं आलू की पत्तियां। गेरुई रोग गेहूं में पाया जाता है। जो गेहूं की पत्तियां हैं दोस्तों उनका रंग जो है गेरुआ टाइप का होने लगता है। अभी आगे आपको चित्र में बता दूंगा, लास्ट में लगाया है। झूठ, कंड या फिर फाल्स स्मट या फिर कंडुआ। कंडुआ रोग जो है वो जौ में पाया जाता है, यही कथन गलत है। कंडुआ रोग जौ में नहीं धान में पाया जाता है। धान की जो बाली होती है दोस्तों, धान की जो बाली होती है उसमें क्या होता है, गेंदनुमा संरचना बन जाती है, तो उसी को कहते हैं कंडुआ रोग। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग, एकदम सही। खैरा मतलब इसकी जो धान की पत्तियां होती हैं वो पीली पीली होने लगती हैं, उसी को खैरा रोग कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो गलत है। कंडुआ धान की फसल में होता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। जिंक की कमी से मक्का की सफ़ेद कली हो जाती है, जिसको वाइट स्मट भी कहा जाता है। जो पत्ती होती है दोस्तों मक्का की, वो इस तरह से बीच बीच में बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं सफ़ेद कलर के। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। तो इबोला वायरस का नाम जो है एक नदी के नाम से लिया गया है, इबोला जिसका नाम था। कांगो में, अफ्रीका के कांगो में ये नदी है, वहीं से ये नाम लिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से देखते हैं। साधारणतः ओरोवैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू में, चने के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। तो तंबाकू में ओरोवैंकी खरपतवार पाया जाता है। खरपतवार मतलब फसल के अतिरिक्त जो फसल के नीचे अगल बगल जो घास वगैरह उगाती है उसी को खरपतवार कहा जाता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन B2 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? मतलब शिशु का पितृत्व मतलब ये जानने के लिए कि ये शिशु का पिता कौन है, उसी को कहेंगे शिशु का पितृत्व। तो काहे का इस्तेमाल किया जाएगा? DNA गुणसूत्र गणन, प्रोटीन विश्लेषण, DNA का मात्रात्मक विश्लेषण या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल उसके पितृत्व को सिद्ध करने के लिए किया जाएगा।
जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। दोनों कथन ठीक हैं दोस्तों। जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को खा लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया जीवाणु भोजी, जीवाणुओं का जो भोजन करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? कुत्ता, गिवन, खरगोश या फिर भेड़? आप सभी जानते हैं डॉली नाम की जो भेड़ थी वो पहला क्लोन थी। क्लोन मतलब उसके जैसा, एक जानवर के जैसा दूसरा जानवर बना दिया गया था। 2003 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब विविध देख लेते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन? तो विटामिन वाला छोड़ दीजिए, एकदम सीधे काट दीजिए। यहाँ पर लवण वाला हट जाएगा। ऐसे ही बचा कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं। यदि दोस्तों वसा का इस्तेमाल आपने नहीं किया, बॉडी में ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं की, तो वही फैट में कन्वर्ट हो जाती है और मोटापा आ जाता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश? तो दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं है। आपने देखा होगा, आप अगर कमरे में भी चने बांध के रख दें तो उनमें अंकुरण हो जाता है। तो प्रकाश को काट दीजिए। फिर क्या है? मिट्टी भी दोस्तों, ये भी कट जाएगा। बचा क्या? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जो है वो किसी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है। हल्दी के साथ साथ दोस्तों आलू भी है, आलू के साथ साथ अदरक भी है। ये सब भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं क्या? बल्ब, ट्यूबर, कार्म या फिर राइजोम। तो उसको राइजोम कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया? तो पौधे जो हैं दोस्तों वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। हींग प्राप्त की जाती है तने से, स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से? तो हींग जो है दोस्तों वो जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। कुछ हिस्सा तनों से भी प्राप्त कर लिया जाता है। और हींग के लिए जो उत्तर प्रदेश का एक जिला प्रसिद्ध है उसका नाम है हाथरस। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। करनाल वंट रोग है दोस्तों जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का या ज्वार फसल का? तो करनाल वंट रोग जो है दोस्तों वो गेहूं की फसल का है। गेहूं के दाने के बीच में काला काला सा रंग जो है उत्पन्न होने लगता है, गेहूं खोखला होकर मरने लगता है। इसी को करनाल वंट रोग कहते हैं। ये सब अभी आपको आगे चित्र में दिखा दूंगा। पादक पोषक तत्व दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए, फास्फोरस जड़ के विकास के लिए, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है, बोरान रक्त प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ये लगभग सब के सब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मक्का नर मंजरी निकलना, आपने देखा भी होगा मक्के में मूछें निकल आती हैं, जैसे भुंटा होता है तो उसमें छोटे छोटे बाल निकल आते हैं। मूंगफली खूंटी बनाना, मूंगफली का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे किल्ले निकल आते हैं और वो ज़मीन में धंसने लगते हैं, इसी को कहते हैं खूंटी बनाना। काबुली चना किल्ले निकलना, और तंबाकू जो है वो शीर्ष कर्तन,
काबुली चने में किल्ले नहीं निकलते हैं। किल्ले दोस्तों किसको कहते हैं? जैसे धान का एक पौधा रोपा गया, उसके बगल से धरती से दूसरा पौधा निकलने लगता है जब, और धान जो है पौधा मोटा होने लगता है, तो उसी को कहते हैं किल्ले निकलना। तो ये सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो अच्छे से समझते होंगे। धान का खेत देखिएगा। अमरवेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप या फिर एपीफाइट, घटपर्णी जलोदभिद। तो दोस्तों घटपर्णी जो है वो जलोदभिद नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। घटपर्णी एक पौधा है जिसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं। कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो दोस्तों पक्षियों में नहीं बल्कि उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, और जबकि स्तनधारी जो हैं उनमें चार कोष्ठीय, चार चेंबर वाला हृदय पाया जाता है। पक्षियों में भी दोस्तों चार ही चेंबर पाए जाते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। मछलियों में 2 चेंबर्ड होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नासी है, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है, क्विनीन जो है मलेरिया रोधी है, एस्पिरिन जो है दोस्तों वो निश्चेतक नहीं है जिसको एनेस्थेटिक कहते हैं। एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक है, दर्द में इस्तेमाल होने वाला साल्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो गौसमीर या फिर गोसामर रेशम जो है वो मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, देखिए फिर से 17 वाला क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं PYQ बहुत ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा गौसमीर रेशम। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री घास। जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। जोनास साल्क चेचक के लिए नहीं, हैजे के टीके के लिए नहीं, बल्कि मलेरिया के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, पोलियो के टीके की खोज के लिए। मलेरिया के परजीवी की खोज के लिए कौन जाना जाता है? रोनाल्ड रॉस। जबकि जोनास साल्क जो है वो पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है क्योंकि फल तथा सब्जियों पर चमक लगाने के लिए? जी नहीं। उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए उन पर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। किन पर? फलों और सब्जियों पर। निम्नलिखित में से काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? गाजर, प्याज, भिंडी या टमाटर? तो दोस्तों काशी लालिमा जो है वो भिंडी की प्रजाति है। इस भिंडी का रंग जो है वो लाल होता है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है कम उर्वरक कम पानी, अधिक उर्वरक कम पानी, कम उर्वरक अधिक पानी, अधिक उर्वरक और अधिक पानी। इसीलिए दोस्तों जो हरित क्रांति है वो पश्चिमी भारत में दोस्तों ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। पंजाब, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, क्योंकि वहाँ पर पानी भी भरपूर था, इंदिरा गांधी नहर थी और उर्वरकों की भी व्यवस्था अच्छी खासी थी। फसल चक्र हरित क्रांति के जनक भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन हैं, और पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलाग। MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए? जी नहीं, पहला सही नहीं है। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए? दूसरा सही है। तो केवल और केवल 2 ही सही है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
कसकुटा या फिर अमरवेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। सही बात है, परजीवी है, दूसरों पर जीवित रहता है। या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जी नहीं, आपने देखा होगा पीली पीली घास होती है जो पूरे पौधे को कवर कर लेती पत्तियों सहित। तो ये पत्तियों से पोषण नहीं प्राप्त करती, ये उसके तने से पोषण प्राप्त करती है। अमरवेल पीले कलर की होती है। तो इस तरह से कथन ठीक है, कारण गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरोपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, क्विनाल्फास या फिर ब्यूटाक्लोर। जो लोग धान की खेती किए होंगे वो देखते होंगे कि घास वगैरह को उगने से रोकने के लिए जैसे ही धान की रोपाई होती, किसान भाई जो है वो ब्यूटाक्लोर का छिड़काव कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन से संबंधित है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृतबीजी है, घटपर्णी जो है परजीवी आवृतबीजी। तो यही सही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। फसल और प्रजाति, सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की प्रजाति सपना है, अलसी की प्रजाति सूर्या और मूंगफली की प्रजाति कौशल। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? टेल वर्ड को पकड़िए। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। सूर्या दोस्तों तरबूज, माफ़ कीजिएगा, पपीता की प्रजाति है जो सूरज की तरह पीला पीला चमकता है, वही है सूर्या। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आम की भी प्रजाति सूर्या है और पपीता की भी। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो छोटी रहे इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ। पादप हार्मोन और उनके कार्य। ऑक्सिन जो है दोस्तों कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, वृद्धि अवरोधक या फिर शिखर प्रधानता। ऑक्सिन का संबंध शिखर प्रधानता से है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन मतलब जबरदस्ती, जबराट बना देता है। तो जिब्रेलिन जो है वो कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है दोस्तों वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। एब्सिसिक अम्ल, ये भी एक हार्मोन है। इसमें पौधा जो है एब्सिसिक मतलब सिसकने लगता है, वृद्धि अवरोधक। पौधा जिसमें सिसकने लगे वो क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। तो ये वृद्धि अवरोधक होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा और जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर पाएंगे। विटामिन, और यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन इनमें कौन सा है दोस्तों? केराटीन थोड़ा गलत दिया है। इनमें एक प्रोटीन है दोस्तों, कौन सा? पहले तो हार्मोन देख लेते हैं, पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। माफ़ कीजिएगा, हार्मोन एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है महिलाओं, या फिर इसको कहें कि महिला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटीन दोस्तों केराटिन जो है वो प्रोटीन है। अब यहाँ पर इन्होंने ठीक से दिया नहीं है। केराटिन जो है वो प्रोटीन है जो नाखून और बालों में पाया जाता है। विटामिन बचा है वो कैरोटीन से जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, अभी आपको ऊपर बताया है। ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी सब मानव हार्मोन हैं। नीचे नस्लें दी गई हैं और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गाय देवी के समान होती, माता के समान होती है, तो गाय की नस्ल है देवनी। बकरी बरवरी, ठीक है, बकरी का हटा देंगे तो बरी मिल जाएगा, बरी को बकरी से जोड़ के याद रखिएगा। भैंस भदावरी, ठीक है, ये भी सही सुमेलित है। भेड़ गिर,
दोस्तों डी वाला विकल्प सही नहीं है, गिर जो है वो गाय की प्रजाति है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, भेड़ थार पारकर। दोस्तों थार पारकर जो है वो भेड़ की प्रजाति ना होकर भैंस की प्रजाति है। माफ कीजिएगा, भदावरी भैंस की एक नस्ल है, जबकि सिंधी और थार पारकर गाय की नस्लें हैं। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा इसमें सही नहीं होगा? तो डी, आंसर तो ठीक है, डी वाला सही नहीं होगा। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, लीवर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, वो अंततः ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और हमको ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंस्टेंट एनर्जी लिखा होता है किस पे? ग्लूकोन डी पर, क्योंकि उसमें 99% ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो ए वाला सही आंसर है। वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र। बीरबल साहनी का संबंध किससे? दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञानी हैं ये। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। ए का 3 और डी का 1। देखते हैं इतने पे काम चलेगा कि नहीं। डी का 1, ए का 3, यहाँ पर भी। तो इस तरह से देखिए, दो कथन आपको पता है, उन्हीं से काम हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञानी थे। केसी मेहता पादप रोग वैज्ञानिक। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से संबंधित हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति से संबंधित हैं। अब जो है दोस्तों रोग आपको दिखा दूं। ये इस तरह का जो रोग होता है दोस्तों, गेहूं में होता है। गेहूं की बाली जो है वो काली पड़ने लगती है। एक सेकेंड, जरा कलर चेंज करता हूँ। गेहूं की जो बाली होती है वो काली पड़ने लगती है। आप लोगों ने देखा भी होगा बचपन में जाके, इसी का इस्तेमाल करके बच्चे जो है मूछें बनाते हैं, ठीक है। और झुलसा रोग देखिए, पत्ती जो है आलू के पौधे की पत्ती इस तरह से झुलसने लगती है, इसी को कहते हैं झुलसा। ये 2 तरह का होता है, अगैती झुलसा और पिछैती झुलसा। अगैती वाला आगे से ज़्यादा काम करता है, पिछैती वाला पीछे से इधर से काम करता है। तो झुलसा रोग आलू से संबंधित है। करनाल बंट गेहूं से संबंधित है। फिर कंडुआ की बात करें, जिसको फाल्स स्मट कहते हैं, कंडुआ भी कहते हैं। देखिए धान की जो बाली होती है उसी पर ये गेंदनुमा संरचना बन जाती है। ये दोस्तों कवक जनित रोग होते हैं। तो जो कंडुआ रोग है, जो फाल्स स्मट है, वो धान से संबंधित है। ऐसे ही खैरा जो है पैरा से संबंधित है। पैरा का संबंध किससे है? पराली से। ऐसे याद रखिएगा। खैरा, एक मिनट, खैरा रोग भी दोस्तों धान से संबंधित है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर गेहूं कर दिया है। खैरा भी धान से संबंधित है। जहाँ फाल्स स्मट जो है वो केवल और केवल जो धान की बाली उसको प्रभावित करता है, जबकि खैरा रोग जो है वो देखिए पत्तियों को भी प्रभावित करता है। ये जो पत्तियों पर देखिए छोटे छोटे जो स्पॉट हैं, ये खैरा रोग के नाम से जाने जाते हैं। बालियों पर भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है। और जो धान बाद में होता है वो परहेटा हो जाता है, जिसको कहते हैं धान के अंदर चावल जो है नाक बराबर निकलता है। धान तो होता है देखने में ठीक ठाक, लेकिन अंदर खाली होता है। तो ये खैरा की वजह से होता है। वाइट वड जो है दोस्तों किस में होता है? मक्का में होता है। देखिए वाइट वड, ये मक्का की पत्ती है और ये इस तरह से पीला हो जाता है बीच में। तो वाइट बड रोग जो है वो मक्का से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट कर लिया है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसी नाम से सर्च करिएगा, टारगेट विद पार्थ, इसी नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहा है, आज ही आपको वीडियो दे दिया हूँ। और यूपी स्पेशल वाले चिंता ना करें, आपको सारी चीज़ें
अब आगे से उपलब्ध कराने लगूँगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बहुत कम समय है, बहुत संवेदनशील समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।